अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री में हम चैप्टर 3 स्टडी कर रहे हैं, जिसमें लास्ट टाइम हमने पढ़ा था चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन, एटम के ओल्ड और न्यू कॉन्सेप्ट्स, उसके अलावा उसके 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स जिसमें हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी और प्रोटॉन की डिस्कवरी। इसके बाद डिस्कस किया था रेडियो एक्टिविटी, और रेडियो एक्टिविटी में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, रेडियो एक्टिव रेडिएशंस के 3 टाइप्स हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा रेज। और रेडियो एक्टिविटी ने कंफर्मेशन दी कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का एग्जिस्टेंस है एटम के अंदर। तो 2 फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी और उसकी कंफर्मेशन के बाद आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 3.2 में कि 2 पार्टिकल्स के बाद जो तीसरा पार्टिकल है न्यूट्रल पार्टिकल न्यूट्रॉन, वो कैसे डिस्कवर हुआ। आज का हमारा लेक्चर नंबर 3.2 3 टॉपिक्स पे मुश्तमिल है। एक तो हम जेम्स चैडविक के एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। अब जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन डिस्कवर हो चुके हैं, उसके बाद प्रॉब्लम ये है कि एटम का मॉडल कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एटम के अंदर कहाँ कहाँ पर मौजूद है, उनका बिहेवियर क्या है। तो इसकी डिस्कवरी के बाद रदरफोर्ड ने फर्स्ट अटैम्प्ट किया एटम का मॉडल बनाने के लिए। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल और स्पेक्ट्रा। ये टॉपिक्स आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 में, लेक्चर नंबर 3.2 में। रेडियो एक्टिविटी हमने पढ़ा था कि कोई सब्सटेंस जो नेचुरली रेज को एमिट कर रहा है, स्पॉन्टेनियसली रेज को एमिट कर रहा है, वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। ये रेडिएशंस को एमिट क्यों करता है, इसके पीछे रीज़न क्या है। इसके पीछे कारण ये है कि वो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा है, उनका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है। अगर किसी एटम का न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाए तो वो एटम तबाह हो जाएगा, वो एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन, कहीं दूर जाके गिरेंगे। जब पार्टिकल्स कहीं दूर जाके गिरेंगे तो वहाँ पे कोई ना कोई वो स्टेबल एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे हमारा यूनिवर्सल सिस्टम है, प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं सेंटर अर्थ, जो भी प्लैनेट्स हैं सेंट्रल सन के सराउंड में। जिस वक्त ये सेंट्रल बॉडी सन अनस्टेबल होगा, ख़त्म हो जाएगा, तो प्लैनेट्स का वजूद भी नहीं रहेगा। फिर ये बॉडीज़ कुछ दूसरी बॉडीज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे, कुछ ना कुछ जो भी रिएक्शंस वगैरह होंगे। तो जेम्स चैडविक ने इस पॉइंट पे स्टडी की कि अगर किसी एटम का न्यूक्लियस अनस्टेबल होने के बाद वो रेज़ को एमिट करता है, तो आर्टिफिशियली हम किसी एटम का न्यूक्लियस अनस्टेबल करके देखते हैं। जब उसका न्यूक्लियस अनस्टेबल करेंगे तो उसके अंदर जो प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स है, वो भी बाहर निकलेंगे। जब बाहर निकलेंगे तो देखते हैं कि कोई एटम स्टेबल बनता है या नहीं। ये एक्सपेरिमेंट है। तो जेम्स चैडविक ने अल्फ़ा रेज़ यानी हीलियम न्यूक्लिया, हीलियम गैस को यूज़ किया और वो अल्फ़ा रेज़ की बम्बार्डमेंट कराई बेरिलियम मेटल के ऊपर। बेरिलियम मेटल यानी हीलियम का जो मास है, हीलियम के रेज़ का, वो है 4 और एटॉमिक नंबर है 2। एक हम एटम की बात कर रहे हैं, और बेरिलियम की प्लेट में एक जो एटम होगा, उस एक एटम का एटॉमिक नंबर 4 है और मास नंबर 9 है। अब जब बेरिलियम के ये प्रोटॉन्स वाले रेज़, न्यूट्रॉन्स वाले रेज़, इलेक्ट्रॉन्स वाले रेज़ सारे के सारे हीलियम के बेरिलियम पे अटैक करेंगे, तो लाजमी है बेरिलियम का न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा, उसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन बाहर जाके गिरेंगे, ये इलेक्ट्रॉन भी बाहर जाके गिरेंगे। अब जब ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सारे जो हैं कहीं दूर बाहर जाके गिरेंगे, तो इनसे आप देखें कि ऐसा कौन सा एटम है जिसके अंदर 1 2 3 4 प्रोटॉन और 2 प्रोटॉन, ये 6 प्रोटॉन मौजूद हैं। तो ऐसा कार्बन है जिसमें 6 प्रोटॉन्स मौजूद हैं और कार्बन के अंदर 6 न्यूट्रॉन्स हैं। 1 2 3 4 5 6 न्यूट्रॉन्स हैं, और बेरिलियम के जो न्यूट्रॉन्स हैं वो 5 न्यूट्रॉन्स हैं। बेरिलियम के पास 5 न्यूट्रॉन हैं, 4 प्रोटॉन है। 5 और 4 कितने बनेंगे? 9। एटॉमिक मास क्या होता है? सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो ये 2 प्रोटॉन और 4 प्रोटॉन, ये तो 6 के 6 प्रोटॉन यहाँ पर आ गए
कार्बन का एटम बनाने के लिए। और कार्बन में 6 न्यूट्रॉन होते हैं, तो ये 1 न्यूट्रॉन, 2, 3, 4, 5, 6, 1 न्यूट्रॉन ये हमारे पास रह जाता है जो कार्बन में नहीं आता, वो बाहर स्पेस में होता है। तो ये तो बेरिलियम का एक एटम है। बेरिलियम की प्लेट में पता नहीं कितने सारे एटम होंगे, हर एटम से एक एक न्यूट्रॉन जो है वो कार्बन के अलावा बाहर निकलेगा स्पेस में। तो जब हीलियम रेज बेरिलियम के ऊपर से पास कराए गए तो न्यू स्टेबल एटम क्या बना, कार्बन, और न्यूट्रल पार्टिकल्स भी बने। अब जेम्स चैडविक ने न्यूट्रल पार्टिकल्स की स्टडी की, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तरह, कि ये कौन से पार्टिकल्स हैं जो कार्बन के अंदर शामिल नहीं हुए। जब इन पे स्टडी की गई तो जैसे कैथोड रेज की, एनोड रेज की स्टडी की गई थी, तो इन पे जब स्टडी की गई तो पता चला कि ये तो न्यूट्रल पार्टिकल्स है, ये तो ना पॉजिटिव पोल की तरफ जो है वो अट्रैक्ट होते हैं, ना नेगेटिव पोल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, यानी ये न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं जो इन एटम्स से निकले हैं। हमें तो ये मालूम था कि एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, सिर्फ 2 पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स। लेकिन आज हमें मालूम हुआ कि एटम के अंदर तीसरा पार्टिकल भी है जिसका नाम रखा गया न्यूट्रॉन्स। तो इस आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के थ्रू जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर किया। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि रेडियो एक्टिविटी ने कन्फर्मेशन दी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की। और रेडियो एक्टिविटी में जो अल्फ़ा रेज थे वो प्रोटॉन जैसे रिजेंबल हुए, जो बीटा रेज थे वो इलेक्ट्रॉन्स के साथ प्रॉपर्टीज़ रिजेंबलेंस शो कर रहे थे। लेकिन तीसरे पार्टिकल ने एक नया सवाल खड़ा कर दिया कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में नेचुरली तो हमें 3 पार्टिकल्स मिले, 3 किस्म के रेज मिले, लेकिन साइंटिस्ट ने तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डिस्कवर किए। तो अब वो सवाल यहाँ पे उसका जवाब हमें मिल गया कि वाकई गामा रेज की तरह न्यूट्रल पार्टिकल्स भी एटम के अंदर मौजूद हैं। तो ये था जेम्स चैडविक का एक्सपेरिमेंट। जेम्स चैडविक ने एक्सपेरिमेंट करके एटम का अंदर न्यूट्रॉन्स दरियाफ्त किए आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी में। अब हमारे पास एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद हैं, प्रोटॉन्स भी मौजूद हैं, न्यूट्रॉन्स भी मौजूद हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि एटम के अंदर जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हैं तो वो कहाँ कहाँ पर है, एटम का मॉडल कैसे बनना चाहिए। तो इसलिए अर्नेस्ट रदरफोर्ड जो है वो गोल्ड मेटल की फॉइल पे एक एक्सपेरिमेंट करके एटम का स्ट्रक्चर बयान करता है, एटम का मॉडल देता है और ये एटम के अंदर न्यूक्लियस को दरियाफ्त करता है। ये गोल्ड मेटल की फॉइल है, तमाम बहुत सारे इसके अंदर एटम्स हैं, इनमें से ये अल्फा रेज गुजारता है। तो हम इसमें से कोई एक एटम लेते हैं। जब अल्फा रेज गुजारे गए तो 3 किस्म की ऑब्जर्वेशंस मिली। कुछ रेज, बंडल ऑफ रेज ऐसे थे जो बिल्कुल एटम की बाउंड्री से गुजर रहे थे, वो पास हो गए। कुछ दूसरे बंडल रेज ऐसे थे जो सेंटर के करीब थे, वो ऐसे मुड़ गए। कुछ रेज आउट ऑफ 8000 बंडल्स ऑफ रेज, 1 जो था बंडल, ऐसे रेज थे जो बिल्कुल सेंटर की तरफ आके सेम स्पीड से वापस चले गए, वापस बाउंस बैक हुए। ये 3 किस्म की ऑब्जर्वेशंस हमें क्या बताती हैं? इन 3 किस्म की ऑब्जर्वेशन से रदरफोर्ड ने यह कंक्लूजन दिया कि एटम का जो बाहर वाला हिस्सा है न्यूक्लियस से दूर, वो खाली है। अगर यहाँ पे प्रोटॉन होते तो ये पॉजिटिव रेज हैं, अल्फा रेज, प्रोटॉन को रिपेल करते। अगर यहाँ पे न्यूट्रॉन्स होते, न्यूट्रॉन्स की पॉपुलेशन होती, तो कुछ ना कुछ इन रेज में थोड़ी इधर उधर कुछ ना कुछ थोड़ा अफेक्ट होता, लेकिन ये तो बिल्कुल खाली स्पेस था, रेज पास हो गए। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होते तो रेज को अट्रैक्ट कर लेते, यानी एटम का बहुत सारा स्पेस खाली है। लेकिन जब दूसरी ऑब्जर्वेशन ये हमें मिलती है, जो न्यूक्लियस के करीब रेडिएशंस थे ऐसे मुड़ गए, इससे ज़ाहिर ये होता है कि इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग में मौजूद हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, और न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है। माना एटम के अंदर जो प्रोटॉन्स हैं वो सेंटर में मौजूद हैं, क्योंकि अल्फा रेज को प्रोटॉन्स ने रिपेल किया, और ये ऐसे यहाँ पर क्यों आए, इधर डिस्चार्ज क्यों है, शायद इधर कोई इलेक्ट्रॉन वगैरह थे जो मूविंग है। इलेक्ट्रॉन कभी स्पेस एम्प्टी रहता है, कभी मूव करते रहते हैं। इससे जाहिर ये हुआ अगर ये एटम का न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, तो इसका स्पेस इतना सारा है।
तो एक दो इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं वो बहुत बड़े स्पेस में इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द स्पेस एम्प्टी होता है, बाकी इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ट्रैवलिंग करते रहते हैं। और ये छोटा सा न्यूक्लियस है एज़ कम्पेयर टू स्पेस, जिसमें प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स रहते हैं। न्यूट्रॉन का कॉन्सेप्ट कैसे मिलता है? जो एक बंडल रेज थे सेंटर की तरफ आके वापस बाउंड बैक हो गए, वो क्यों? क्योंकि अगर इसमें सिर्फ प्रोटॉन्स होते तो अल्फ़ा रेज का इतना इफ़ेक्ट नहीं होता, लेकिन शायद प्रोटॉन्स के साथ और भी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जिनकी वजह से ये हैवी हिस्सा है, डेंस हिस्सा है, ये रेज वापस बाउंस बैक हुए। अब ये 3 कंक्लूजन हमें मिली। नंबर 1 के एटम के अंदर एक सेंटर होता है जिसको हम न्यूक्लियस पढ़ते हैं, जो कि बहुत ही डेंस, कंसंट्रेटेड, बहुत ही हैवी होता है। उसमें प्रोटॉन्स भी रहते हैं, प्रोटॉन्स के साथ न्यूट्रॉन्स और मे भी कुछ और पार्टिकल्स भी हों, ये रदरफोर्ड का कहना था। और आज हमने साबित कर दिया है कि वाकई सैकड़ों पार्टिकल्स ऐसे हैं जो एटम के सेंटर में रहते हैं। सिर्फ नेगेटिव चार्ज वाला पार्टिकल बाहर सेंटर के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सराउंड करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो रदरफोर्ड ने कंक्लूजन ये दी कि एटम के 2 हिस्से हैं, 2 पार्ट्स हैं, एक सेंटर जिसको हम न्यूक्लियस पढ़ते हैं और एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट जिसमें मुख्तलिफ स्पेसेस में, जिनको मदार पढ़ते हैं, शेल्स पढ़ते हैं, न्यू कॉन्सेप्ट्स में हम ऑर्बिट पढ़ते हैं, एनर्जी लेवल पढ़ते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन मुख्तलिफ एनर्जी लेवल में मुख्तलिफ स्पेसेस में सेंटर के सराउंड घूमते रहते हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेंटर में। रदरफोर्ड ने अपने मॉडल को रिजेंबल किया सोलर सिस्टम के साथ। जैसे हमारा सोलर सिस्टम क्या होता है? सन एक हैवी बॉडी है, लाइक न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, डेंस बॉडी है, तमाम चीज़ें सन के अंदर मौजूद हैं। और खाली प्लैनेट्स जो होते हैं वो सन के सराउंड चक्कर लगाते रहते हैं। तो प्लैनेट्स की तरह इलेक्ट्रॉन भी चक्कर लगाते रहते हैं और हैवी बॉडी, हैवी मास जो है वो एटम के सेंटर के अंदर मौजूद है। रदरफोर्ड के बाद जैसे बोहर या स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सपेरिमेंट आते हैं, तो उनमें से रदरफोर्ड की कुछ वीकनेसेस, डिफेक्ट्स, डीमेरिट्स, डिसएडवांटेजेस निकलते हैं, जिनमें ख़ास तौर पर ये चीज़ें हैं जो मैंने लिखी हैं। मेन डिफेक्ट्स क्या थे? रदरफोर्ड साहब ने बताया था कि एटम का मॉडल को रिजेंबल किया जाता है सोलर सिस्टम से, लेकिन आज हमें मालूम है कि सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स हैं वो तो न्यूट्रल हैं और हमारे एटम के मॉडल में जो प्लैनेट्स हैं यानी इलेक्ट्रॉन वो न्यूट्रल नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो एक ये डिफेक्ट निकला। दूसरा डिफेक्ट, क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के मुताबिक इलेक्ट्रॉन सेंटर के सराउंड में चक्कर लगाता रहता है और चक्कर लगाते रहने के दौरान वो एमिट करता है एनर्जी। इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे चक्कर लगाता रहता है तो वो एनर्जी को खार्ज करता रहता है, वो भी कंटिन्यूसली। तो रदरफोर्ड ने बताया जब इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी को खार्ज करता जाएगा तो आखिरकार वो नीचे गिर जाएगा, फॉल इन न्यूक्लियस में गिरेगा, ये रदरफोर्ड ने बताया। लेकिन आज न्यू कॉन्सेप्ट्स में ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिरे। इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लेवल्स चेंज करता है, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाता है, हायर एनर्जी से लोअर में, लेकिन न्यूक्लियस में फॉल नहीं करेगा। तो दूसरा डिफेक्ट ये था। तीसरा डिफेक्ट, रदरफोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा एनर्जी को कंटिन्यूसली, इसीलिए वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाएगा। आगे हमारा टॉपिक है स्पेक्ट्रा। उस स्पेक्ट्रो टॉपिक में हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी को खार्ज करता है लेकिन कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं बनाएगा। क्या बनाएगा? लाइन स्पेक्ट्रम। तो 3 डिफेक्ट्स आपने याद रखने। अब स्पेक्ट्रम का कॉन्सेप्ट क्या है इसमें जिक्र है, इसलिए मैंने स्पेक्ट्रम का टॉपिक सेलेक्ट किया। ये टॉपिक थोड़े से मैं आगे पीछे करके पढ़ाऊँगा, सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। मैं इस तरह क्यों कर रहा हूँ? ताकि आपको समझने में आसानी हो, ताकि एक टॉपिक का दूसरे टॉपिक के साथ रिलेशन जुड़ता रहे। अब रदरफोर्ड के मॉडल के बाद स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रोस्कोपी को कॉन्सेप्ट आता है। स्पेक्ट्रम की स्टडी को स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा जाता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी केमिस्ट्री की एक किस्म की ब्रांच है जिसमें स्पेक्ट्रम के बारे में हम स्टडी करते हैं। अच्छा, स्पेक्ट्रम के बारे में कौन सी स्टडी करते हैं? यानी हम ये पढ़ेंगे कि एब्जॉर्प्शन और एमिशन ऑफ रेज किस तरह होते हैं। इलेक्ट्रॉन किस तरह रेज को एमिट भी करता है, किस तरह रेज को गेन भी करता है, एब्जॉर्ब भी करता है। तो वो जो रेज की एमिशन या एब्जॉर्प्शन है उसकी स्टडी स्पेक्ट्रम में की जाएगी और उस स्पेक्ट्रम की ऐसी स्टडी को हम क्या पढ़ेंगे? स्पेक्ट्रोस्कोपी।
उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है जिसमें हम रेज की इमिशन और एब्जॉर्प्शन मेजर करते हैं। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्पेक्ट्रोस्कोप। स्पेक्ट्रोस्कोप इंस्ट्रूमेंट हम इस्तेमाल करके रेज की इमिशन और एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे, जिस किस्म की स्टडी को हम स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं। और स्पेक्ट्रम की ऐसी स्टडी केमिस्ट्री की एक फील्ड में की जाती है जिसका नाम है स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये स्टडी हमें एटम का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर देगी। याद रहे कि रदरफोर्ड ने जो एटम का मॉडल बयान किया उसमें ये तो उसने बिल्कुल सही बात की कि सेंटर पॉजिटिव चार्ज रखता है, सेंटर में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और दूसरे पार्टिकल है। लेकिन इशू जो है, मसला जो है पूरे चैप्टर में वो है इलेक्ट्रॉन्स का, कि इलेक्ट्रॉन्स का बिहेवियर, इलेक्ट्रॉन्स की लोकेशन, इलेक्ट्रॉन्स का मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, इलेक्ट्रॉन्स का तादाद, ये सारा डिस्कशन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स पर मौजूद है। तो यानी इलेक्ट्रॉन्स का जो एटम का स्ट्रक्चर है उस पे सारा डिस्कस है। तो ये स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें एटम का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर देगा। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर समझने के लिए हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़नी है। तो स्पेक्ट्रम को हम डिफाइन कैसे करेंगे? स्पेक्ट्रम माना डिस्पर्जन ऑफ रेडिएशंस, कलेक्शन ऑफ रेडिएशंस, अपीयरेंस ऑफ रेडिएशंस, बैंड ऑफ कलर्ड रेडिएशंस। ये डिस्पर्जन, जो मिक्सिंग ऑफ रेडिएशंस हैं, जो रेडिएशंस हमें मिलते हैं जिनका हम अपीयरेंस देखते हैं, कहाँ पर देखेंगे? व्हेन वाइट लाइट पास्ड थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म एक शीशे का टुकड़ा होता है, जैसे ये लाइट, ट्यूब लाइट है, सनलाइट है, वाइट लाइट है, इलेक्ट्रिकल आर्क, कोई भी इलेक्ट्रिकल लाइट है। अगर उसके सामने हम प्रिज्म रखेंगे तो प्रिज्म में हमें 3-4 कलर नज़र आएंगे जो आपस में डिस्पर्स्ड होंगे। तो ये किसी शीशे के अंदर लाइट के रेडिएशंस को जो हम देखते हैं, जो आपस में डिस्पर्स्ड हैं, मिक्स्ड हैं, उन रेडिएशंस के इस लुक को हम स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं। अगर आपके पास, आपने चश्मा पहना हुआ है, वो आपका मल्टी जो है वो चश्मा होगा, गिलास जो होगा उसका, तो लाइट के सामने उसके अंदर भी कुछ डॉट डॉट ऐसे ग्रीन, पर्पल या मुख्तलिफ कलर्स के नज़र आते हैं। ये शीशे के अंदर जो आप ऐसे कलर्ड बिहेवियर देख रहे हैं, ये स्पेक्ट्रम है। तो किसी भी लाइट के, अभी रूम के अंदर रोशनी है, रूम के अंदर ट्यूबलाइट, सेवर वगैरह सारे जो है वो गिलो हो रहे हैं, लेकिन वो रोशनी हमें जो है नज़र तो नहीं आ रही, कैसे ट्रैवल कर रही है। तो किसी गिलास के अंदर, शीशे के अंदर, प्रिज्म के अंदर अगर उस रोशनी के रेज़ का हम बिहेवियर, उसका हम लुक, उसका डिस्पर्जन हम देखेंगे तो उस किस्म को स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे। इस डेफिनेशन को मैं डायग्राम में आपको समझाता हूँ। सपोज़ करें ये एक बल्ब है या कोई इलेक्ट्रिक आर्क है जिसमें ये इनविजिबल रेडिएशन है। मैंने ब्लैक ब्लैक तो बनाए, लेकिन आप इमेजिन करो कि ये इनविजिबल हैं, ये हमें नज़र नहीं आ रहे, लेकिन ये जैसे प्रिज्म में जाएंगे, प्रिज्म से पास होंगे, तो ये जो प्रिज्म है, इस प्रिज्म के अंदर आपको ये रेज़ का अपीयरेंस नज़र हो रहा है। जैसे आप देख रहे हैं ग्रीन भी है, रेड भी है, ब्लैक भी है। तो ये जो रेज़ का अपीयरेंस है, ये जो रेज़ का लुक है, इस रेज़ के अपीयरेंस को हम क्या पढ़ेंगे? स्पेक्ट्रम। तो वाइट लाइट के इनविजिबल रेडिएशंस को हमने प्रिज्म के अंदर जो उसका अपीयरेंस देखा, उस अपीयरेंस को हम क्या पढ़ते हैं? स्पेक्ट्रम। तो कुछ स्पेक्ट्रम ऐसे होते हैं जिनमें ये अगर ऐसा आपको डिस्पर्जन नज़र आ रहा है तो इस डिस्पर्जन में कितने कलर्स आपको नज़र आएंगे? 7 कलर। जैसे नेचुरली आपने रेनबो देखा होगा स्काई में, रेनबो में 7 कलर्स हैं। तो नेचुरली 7 कलर्स आपको नज़र आएंगे, जो कि कौन से कलर्स हैं? वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, यानी विब ग्योर। वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इन सारे इनविजिबल रेडिएशंस में जो वेव लेंथ है, जिसकी निशानी ये है, कम से कम वेवलेंथ किसकी होगी? वायोलेट की। और आहिस्ता आहिस्ता वेवलेंथ बढ़ती जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होगी? रेड की, जो कि कितनी होगी? 7000 एंगस्ट्रॉम। और आपको पता है कि वेवलेंथ अगर शॉर्ट होगी तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा बनेगी, वेवलेंथ अगर ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी कम बनेगी। फ्रीक्वेंसी माना नंबर ऑफ साइकिल्स, नंबर ऑफ वेव्स। तो वेवलेंथ जो है वो फ्रीक्वेंसी से इन्वर्सली रिलेशनशिप रखता है, इसलिए यानी जो वायोलेट है उसकी वेवलेंथ शॉर्ट है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? लार्जेस्ट होगी।
और जिनकी वेवलेंथ लार्जर है उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, स्मॉल होगी। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेक्ट्रम। हम दो किस्म के स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व करते हैं, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम एंड लाइनिंग स्पेक्ट्रम। अगर किसी लाइट को हम प्रिज्म में देखेंगे, अगर तमाम कलर्स मिक्स्ड हैं, डिस्पर्स्ड हैं, ऐसे हैं जैसे ये रेड है और ये ग्रीन है, देखें ये मिक्स्ड है, अगर तमाम कलर्स ऐसे मिक्स्ड हैं, डिस्पर्स्ड हैं, तो वो कौन सा स्पेक्ट्रम होगा, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। और अगर सारे कलर सेपरेट्स होंगे, जैसे ये रेड कलर है, फिर ये ब्लैक है, अब ये सेपरेट है, या ये ब्लैक रेड कलर जो भी हैं, बीच में कोई शेडो आ जाता है, बीच में कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है, बीच में कोई वॉल आ जाती है, बैकग्राउंड में कुछ बन जाता है, तो तब भी ये सारे कलर सेपरेट हैं, तो फिर उनका कौन सा स्पेक्ट्रम होगा, लाइन स्पेक्ट्रम। रेनबो में सारे कलर्स मिक्स्ड होते हैं, डिस्पर्स्ड होते हैं, तो रेनबो का स्पेक्ट्रम कौन सा है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। और लाइन स्पेक्ट्रम कब हमें ऑब्जर्व होगा, जब तमाम कलर रेडिएशंस क्या होंगे, आपस में सेपरेट होंगे। इधर तमाम कलर्स के बीच में कोई शेडो नहीं होगा, कोई लाइन नहीं होगी, कोई वॉल नहीं होगी, कोई बैकग्राउंड नहीं होगा। लेकिन जब लाइन स्पेक्ट्रम बनेगा तो तमाम कलर्स के बीच में या कोई शेडो आ जाएगा, या कोई वॉल आ जाएगी, कोई लाइन आ जाएगी, जिसकी वजह से हम लाइनिंग स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं। इनमें तमाम 7 कलर्स जो ऑब्जर्व किए जाते हैं वो सारे डिस्पर्स्ड होते हैं। इधर अगर कलर्स होंगे भी तो वो सारे डिस्पर्स नहीं होंगे, बीच में लाइन होगी, बीच में शेडो होगा, जिसकी वजह से लाइनिंग पढ़ते हैं। कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाती हैं, जैसे सन की रोशनी, या कोई सन की तरह वाइट लाइट, या रेनबो, या कोई भी इलेक्ट्रिक लाइट, इलेक्ट्रिक आर्क, इन सब को कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है। इसके अलावा अगर हम किसी एटम को, सोडियम को, पोटेशियम को, किसी एटम को हम गर्म करें, उसको बहुत तेज़ हार्ड करें, उसको रेडिएशंस के फॉर्म में लाएं, तो उन एटम्स के जो रेडिएशंस हैं उनका लाइन स्पेक्ट्रम बनेगा। अगर किसी मॉलिक्यूल को, गैस को, उसको भी अगर हम रेज़ के फॉर्म में बनाएं तो उनका जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो भी लाइन स्पेक्ट्रम बनेगा। अगर जैसे हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी की, उसमें एनोड और कैथोड रेज, कैनॉल रेज, ये जैसे हमने रेज निकाले, ये भी एटम्स हैं ना, एलिमेंट्स हैं, तो इनका स्पेक्ट्रम भी लाइन स्पेक्ट्रम बनेगा। इसीलिए लाइन स्पेक्ट्रम को एटमिक या मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम पढ़ा जाता है। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट स्पेक्ट्रम का, कि एटम के अंदर सेंटर के बाहर जब इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का स्पेक्ट्रम बनेगा, क्योंकि वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, एनर्जी ज़ाया करते हैं। जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब ज़ाया करेंगे तो वो एनर्जी रेज़ की शक्ल में होगी। तो रेज़ जिस भी बॉडी में अंदर इन होंगे, रेज़ जिस बॉडी से खारिज होंगे, उन रेज़ का एक स्पेक्ट्रम बनता है। और उसके 2 टाइप होते हैं, कंटिन्यूस और लाइनिंग। अब एक स्पेक्ट्रम का हम एक एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन बहुत ही स्मॉलेस्ट एटम है। हाइड्रोजन गैस के एक एटम में एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व किया गया है कि उसका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बहुत करीब होता है, बहुत करीब एक स्पेस में होता है। उस स्पेस को हम पढ़ते हैं 1। फिर उसको जैसे आप हीट करते जाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन जैसे बहुत ज़्यादा रेज को एब्जॉर्ब करेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से थोड़ा दूर हो जाएगा, यानी अब सेकंड स्पेस में चला जाएगा। तो उसके लिए हम n क्या लिखेंगे, 2। और ऐसा ही अगर हम हीट करते जाएंगे, उसको एनर्जी देते जाएंगे, तो वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन तीसरा स्पेस भी चेंज करता है। ये मुख्तलिफ 3 साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया है। इसी तरीके से चौथा स्पेस चेंज करता है, 5वां स्पेस भी चेंज करता है। यानी जब भी हाइड्रोजन को हीट की जाती है तो अपना स्पेस जो है वो चेंज करता रहता है, उसका इलेक्ट्रॉन बहुत दूर चला जाता है। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे हम हाइड्रोजन को हीट देते हैं, एनर्जी देते हैं, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, तो वो स्पेक्ट्रम बनाता है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जितनी ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, वो इलेक्ट्रॉन उतना दूर जाता जाएगा। जैसे जितना इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा, उसकी फ्रीक्वेंसी में, उसकी एनर्जी में इतना फ़र्क होगा। तो 5 साइंटिस्ट ने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के रेडिएशंस को ऑब्जर्व किया। एक साइंटिस्ट था लायमन, जिसने ऑब्जर्व किया हाइड्रोजन को। जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कौन से नंबर शेल में रहता है, 1 शेल में, तो उस वक्त
हाइड्रोजन के जो रेडिएशंस होते हैं वो किस रीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, किस किस्म के होते हैं, अल्ट्रा वायोलेट रेडिएशंस होते हैं। लेकिन जैसे हाइड्रोजन को हीटअप किया जाता है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन जंप करके N2 में चला जाता है। जब इलेक्ट्रॉन N2 में जाएगा तो उस वक्त उसके जो एनर्जी के रेज हैं फ़र्क आ जाएगा। वो कौन से होंगे? रेडिएशंस विजिबल। और विजिबल रेडिएशंस को किसने ऑब्जर्व किया? बाल्मर ने। इसी तरीके से जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा जंप करके थर्ड एनर्जी लेवल में जाता है तो उधर वो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो एनर्जी किस रेडिएशंस की होती है? इंफ्रारेड की। इंफ्रारेड के रेडिएशंस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की किसने ऑब्जर्व की? पास्चन। इसको कभी पास्चन पढ़ा जाता है, कभी पास्चर पढ़ा जाता है। कुछ बुक्स में पास्चर लिखा हुआ है, कुछ बुक्स में पास्चन लिखा हुआ है। जब वो इलेक्ट्रॉन 4 शेल में पहुंचता है तो उधर वो ब्रैकेट साइंटिस्ट ने स्टडी की और उधर जो उसकी फ्रीक्वेंसी जो एनर्जी है वो कौन से रेडिएशन से ताल्लुक़ रखती है? फार इंफ्रारेड, दूर वाले इंफ्रारेड। ये सारे 5वें शेल तक फार इंफ्रारेड रेडिएशंस के होते हैं। फन साइंटिस्ट ने 5वें शेल में हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व किया और वो उसकी फ्रीक्वेंसी मालूम की। इस डायग्राम से फाइनल समरी आपको ये मिलती है कि हाइड्रोजन को जब हीटअप किया जाता है तो उसका इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर में जाता जाएगा और 3 किस्म के रेडिएशंस बनाएगा। कितने किस्म के? 3 किस्म के। कौन से? अल्ट्रावायोलेट, विजिबल, IR या फार IR, ये की चीज़ें। कितने किस्म की रेडिएशंस बनते हैं? 3 किस्म के रेडिएशंस बनते हैं। अल्ट्रावायोलेट रेडिएशंस कौन से शेल में अपीयर होते हैं? N3 में, N5 में, N1 में। वो सिर्फ फर्स्ट शेल में, जब फर्स्ट स्पेस में इलेक्ट्रॉन होता है तो उधर अल्ट्रावायोलेट। इलेक्ट्रॉन जब हाइड्रोजन का बहुत दूर होता है शेल सेंटर से, तो किस किस्म के रेडिएशन ज़ाहिर हो सकते हैं? भैया आपने पढ़ा, जो करीब है अल्ट्रावायोलेट, सेकंड में विजिबल, बहुत दूर होगा तो फार IR। इलेक्ट्रॉन जब थर्ड एनर्जी लेवल में पहुंचेगा तो उधर कौन से रेडिएशंस ऑब्जर्व किए जाते हैं? UV, विजिबल, IR। थर्ड शेल में इंफ्रारेड रेडिएशन ऑब्जर्व की जाती हैं। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की कितनी सीरीज़ बनती हैं? 5 सीरीज़। कौन सी? लाइमन सीरीज़ जो कि फर्स्ट शेल से ताल्लुक़ रखती है, बाल्मर सीरीज़ सेकंड शेल से, पास्चन सीरीज़ थर्ड शेल से, ब्रैकेट सीरीज़ चौथे शेल से और फन सीरीज़ 5वें शेल से। अगर आपसे सवाल पूछा जाए जब इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल से थर्ड में जंप करेगा तो उधर कौन सी सीरीज़ बनेगी? पास्चन सीरीज़। जब इलेक्ट्रॉन थर्ड से फोर्थ में जंप करेगा तो कौन से रीजन के रेडिएशंस होंगे? फार इंफ्रारेड। जब इलेक्ट्रॉन सेकंड से फर्स्ट में जंप करेगा तो उसके किस किस्म के रेडिएशंस होंगे? अल्ट्रावायोलेट रेडिएशंस। तो ये 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है। 3 रेडिएशन के रीजन्स होते हैं और 5 सीरीज़ होती हैं हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में जो ऑब्जर्व की गई हैं। तो ये छोटे से कुछ टॉपिक्स थे जो हमने आज डिस्कस किए, स्टडी की। ये थियोरेटिकल चीज़ें आप रीडिंग कीजिएगा बुक में से, जो मैंने मेन पॉइंट्स आपको बताई बहुत सारी चीज़ें हैं, लिखी शार्ट हैं। तो ये थ्योरी आप जैसे पढ़ेंगे इंशाल्लाह आपको समझ में आती जाएंगी और इनको आपने रिमेंबर करना है। आखिर में 2 MCQ थोड़ी जगह बची थी, मैंने लिखे जो इन टॉपिक से रिलेटेड है। फर्स्ट है व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम N2 to N1 इफ N2 is 5 देन विच वन इज़ करेक्ट? जब इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में जंप करेगा, माना 2 से 1 में, लेकिन मैंने 2 की वैल्यू क्या लिखी है? 5। अब जब N2 5 है तो N1 क्या होगा? 4 होगा। ये समझने की कोशिश करना। N2 to N1, अगर N2 to N1 माना सेकंड से फर्स्ट में, लेकिन अगर N2 की मैंने वैल्यू लिख ली 3 तो माना N1 क्या होगा? 2 होगा। सो व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम N2 to N1 इफ N2 is 5 देन इट इज़ इन IR रीजन, यानी 4 कौन सा है? IR रीजन। इट फॉर्म्स एटमिक स्पेक्ट्रम। बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन तो एलिमेंट से ताल्लुक़ रखता है, एटम से, वो एटमिक स्पेक्ट्रम होगा। इट फॉल्स इन ब्रैकेट सीरीज़ 5 यानी 2 है तो N1 4 है तो ब्रैकेट सीरीज़ बनाएगा। तो इसमें सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं।
कि इलेक्ट्रॉन जब 5 से 4 में गिरेगा तो IR या फार IR रीजन में ज़ाहिर होगा, और वो एटॉमिक स्पेक्ट्रम ही होगा उसका जो ऑब्जर्व किया जाएगा, और वो कौन सी सीरीज़ होगी, ब्रैकेट सीरीज़। दूसरा सवाल, विच गेव रदरफोर्ड इन गोल्ड मेटल फॉयल एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन फॉल इन न्यूक्लियस। बिल्कुल, ये डिफेक्ट था रदरफोर्ड का। मैंने लेक्चर में पहला डिफेक्ट न्यूक्लियस में फॉल होता है रदरफोर्ड ने बताया। आगे चल के साबित होता है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में फॉल नहीं होगा। रदरफोर्ड ने यह भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन फॉर्म लाइन स्पेक्ट्रम गलत, ये रदरफोर्ड का डिफेक्ट था। ये करेक्शन है। रदरफोर्ड ने बताया था इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाएगा, लेकिन सही माना में क्या है, लाइन स्पेक्ट्रम। जो रदरफोर्ड ने नहीं बताई, दूसरे साइंटिस्ट ने इसकी करेक्शन की। सी, रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट बताया कि एटॉमिक मॉडल इज़ नॉट एज सोलर सिस्टम। नहीं, उसने बताया था एटॉमिक मॉडल जो है वो जस्ट लाइक सोलर सिस्टम है, लेकिन उसकी ये गलती थी कि सोलर सिस्टम में तो प्लैनेट्स न्यूट्रल होते हैं, लेकिन एटॉमिक मॉडल में इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रल नहीं होते हैं, वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हैं। तो इन तमाम ऑप्शंस में ये मॉडिफिकेशन है, ये भी मॉडिफिकेशन है। रदरफोर्ड का पॉइंट सिर्फ ये है। ठीक है, तो टाइम बहुत शार्ट है, थोड़े दिन बचे हैं। आज हमने ये टॉपिक्स कवर किए। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह 2-3 टॉपिक और कवर करेंगे, जिसमें बोहर के थ्योरी के कॉन्सेप्ट भी हैं, और मैक्स प्लैंक थ्योरी है, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल है, एनर्जी लेवल्स है। ओके, अल्लाह हाफिज़।